रासायनिक बल गतिकी से लेकर के न्यूमेरिकल तक। जैसे इसमें न्यूमेरिकल एक कॉमन न्यूमेरिकल देख रहे हैं, बहुत बार पूछा है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया 60 सेकंड में 50% पूरी हो जाती है तो उसका 80% पूरा होने में कितना समय लगेगा। यही क्वेश्चन बहुत रिपीट किया है, 18 में भी, 20 में भी, 22 में भी, 24 का नंबर है। तो यह अभी लास्ट में आएगा, उसको बताएंगे। सबसे पहले ग्राफ वाइज जो है रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हमने कहा था कि ये कोई छोटा हेडिंग नहीं है, यह बहुत बड़ा हेडिंग है। मतलब ये कोई ब्रांच है विज्ञान का, रसायन विज्ञान का एक छोटा सा शाखा माना गया है। अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी क्रिया के दर को या क्रिया के दर के प्रभावित करने वाले कारकों का जहां अध्ययन करते हैं वह अध्ययन ही इसमें शामिल करें तो पूरा रासायनिक बल गतिकी बनेगा। उसके बाद रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा जब पूरी होगी तो रासायनिक बल गतिकी में जो शब्द आ रहा है, परिभाषाओं में जो शब्द आते हैं उनकी विवेचना होती है। जैसे क्रिया की दर, तब क्रिया की दर के लिए कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो तुम ही जानते होगे, लेकिन इतना जरूर है कि जानकारी हो गया कि समय के साथ सांद्रता परिवर्तन होता है, तब उसी को अभिक्रिया की दर कहते हैं। जब अभिक्रिया की दर हो गई तब क्रिया का प्रकार भी आ गया, एगो मंद अभिक्रिया होगी, एगो तीव्र अभिक्रिया होगी। वही अभिक्रिया में अगर ज्यादा समय लगेगा तो उसको मंद अभिक्रिया कहेंगे, और एक अभिक्रिया होगी बहुत कम समय में पूरी हो जाती है तो उसे तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। एक तात्क्षणिक अभिक्रिया भी होती है जो मोमेंट में पूरी हो जाती है, जिसको हम लोग लैब में टेकअप नहीं कर सकते। और एक अभिक्रिया होती है अति मंद अभिक्रिया जो महीनों वर्षों में पूरी होती है, उसको भी लैब में नहीं करा सकते। यानी हमको अभिक्रिया अगर देखना है तो लैब के लिए मंद अभिक्रिया ही देखते हैं हम लोग, लेकिन ये कितनी भी मंद ना हो कि वो कई महीनों या कई दिनों में होती हो। तो इस तरीके से दो अभिक्रियाएं हो गई। अभिक्रियाओं के साथ जो है सक्रिय द्रव्यमान का चर्चा था। सक्रिय द्रव्यमान किसी विलयन के तनु अवस्था में अथवा गैसीय अवस्था में उसकी मोलर सांद्रता ही होती है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, क्योंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम निकालेंगे तब वेग स्थिरांक निकल पाएगा। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है कि क्रिया की दर अभिकारक के मोलर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, या क्रिया की दर मोलर सांद्रताओं के, किसी अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दो चीज हो गई इसमें। उसके बाद जब इसको हम सांद्रता मतलब अनुक्रमानुपाती करेंगे तो कोई नियतांक भी प्राप्त होगा, उसको वेग नियतांक कहेंगे। वेग नियतांक का मान अभिक्रिया के दो अवस्था पे डिपेंड करता है। फिर अभिक्रिया का प्रकार यहाँ आ गया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यदि है तो वह अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती रहेगी, डायनामिक होती है, मतलब गतिक होती है। अभिक्रिया पूरी नहीं होती, कारक लगाए तो उत्पाद बना, कारक हटाए तो उत्पाद में फिर वापस आ गई, या थोड़ा बहुत उसमें अंतर परिवर्तन होता रहता है, कारकों के आधार पर ही ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो एक अग्र अभिक्रिया बनेगी, एक विपरीत अभिक्रिया बनेगी। अग्र और विपरीत अभिक्रिया को ध्यान में रखेंगे तो कोई न कोई ऐसी अवस्था होगी जहां पर दोनों क्रियाओं का दर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। उसे साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य वैसे भी मध्य अवस्था कहलाता है। साम्य मतलब स्थिर अवस्था। तो साम्य अवस्था में अभिक्रिया की दरें क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो जब बराबर हो जाएंगी तो उससे एगो स्थिरांक फिर प्राप्त होगा जो अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं के स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होगा। यानी Kf बटा Kb को Kc कहते हैं। Kc को साम्य स्थिरांक बोला जाता है। परिभाषा इसका होगा कि अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। Kc बराबर Kf बटा Kb, जबकि उसका सूत्र जब निकाला जाएगा तो कंसंट्रेशन C इंटू कंसंट्रेशन D अपान कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B हो जाएगा। कल मैं उसकी गणना किया था, अभी फिर लगा उसको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अणुक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि कितनी अणुक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी अभिक्रियाओं का अणु कैसे गिना जाएगा। माने अभिकारक कै ठो उसमें सक्रिय रोल कर रहे हैं। तो सक्रिय रोल में मान लो हमने एक कोई, जैसे इसमें शून्य कोटि तो देखेंगे, लेकिन शून्य कोटि में ये डिसाइड नहीं होता कितनी अणुक अभिक्रिया है। अणुक अभिक्रिया और कोटि में अंतर है। पहले अणुक अभिक्रिया की बात करें तो जितने अभिकारक प्रतिभाग करेंगे सक्रिय रूप से उतना ही संख्या गिन करके उसको अणु कहते हैं। जैसे कल नाम में आया था CH3COO2H5 एथिल एसीटेट एस्टर है। CH3COO2H5 में पानी डालेंगे तो CH3COOH बनेगा और C2H5OH बनेगा, एल्कोहल बनेगा।
तो 2 ठो तो बन रहा है, लेकिन यहाँ क्रिया में एक के ठो सक्रिय अभिकारक है, वह है एथिल एसीटेट। पानी को सक्रिय अभिकारक नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक अणु कब क्रिया हो गई। 2 अणु कब क्रिया कब होगी, जब H2I2 से क्रिया करेगा 2HI बना लेगा। ये H2I2 दूध हो रहा है ना, तो 2HI बना लिया, यानी 2 अणु कब क्रिया हो गई। अगर यही 3 अणु कब क्रिया होगी तो 3 पदार्थ उसमें हो गए। इससे NO में O2 कब क्रिया करा दें तो 2NO, अब बन गया NO2। बना कितना उससे नहीं मतलब है, 2NO और O2 अब क्रिया किया तो NO2 बना 2 मोल। इसका मतलब ये हो गया कि वह क्रिया अब 3 अणु कब क्रिया हो गई, यानी 3 अभिकारी पदार्थ उसमें सक्रिय रोल किए। इन्हीं के सक्रिय अभिकारकों के घातांकों के योग को क्रिया की कोट कहते हैं। सक्रिय अभिकारकों के घातांक, उसके मोलर सांद्रताओं के घातांकों के योग को उसकी कोटि कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि अभिक्रिया की कोटि डिसाइड ही नहीं हुई, यानी सांद्रता उसमें प्रतिभाग ही नहीं किया। जैसे एक अभिक्रिया तुम लोग को बता रहा हूं, नाइट्रस ऑक्साइड का नाम सुने हो, N2O, इसको विघटित कर दोगे ना तो N2O2 बनेगा। ये जाहिर सी बात है N2O2 में टूट जाएगा, लेकिन N2O का कोई अपना सांद्रता होता ही नहीं है। तो इस क्रिया को शून्य कोटि की क्रिया कहते हैं। परिभाषा में कई बार देखे हैं, पूछा हुआ यूपी बोर्ड में कि शून्य कोटि की क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सबसे बेहतरीन उदाहरण ये लाफिंग गैस वाला है। N2O को क्रिया करा दोगे, N2O और O2 बन जाएगा 2 ठो। इधर अभिक्रिया की कोटि हो गई शून्य हो गई, अर्थात ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारी पदार्थ सक्रिय रोल करता है, जैसे अभी जो बोले थे ना अणु की क्रिया, CH3COO2H5 में H2 डाल दिए और CH3COOH बन गया, C2H5OH बन गया। उसमें एक ही प्रतिभाग करने वाला पदार्थ था और उसकी मोलर सांद्रता एक ही है, तो उसको प्रथम कोटि की क्रिया कहेंगे। द्वितीय कोटि की क्रिया जो 2 अणु कभी बोले थे H2 और I2 दोनों की सांद्रता होती है, 2HI बन गया, वो द्वितीय कोटि की क्रिया होगी। हालांकि द्वितीय कोटि तृतीय कोटि की क्रिया तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, प्रथम कोटि की क्रिया ही है और शून्य कोटि की क्रिया है। गणना तुमको प्रथम कोटि की क्रिया से ही करना है, जो जितना सवाल आएगा वो प्रथम कोटि की क्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जब वेग स्थिरांक हम लोग डिसाइड कर लेते हैं तो उसका एक औसत आयु से संबंध जोड़ते हैं। औसत आयु का मतलब अर्ध आयु नहीं, ऐसा बताया गया है कि अगर हम 1.44 औसत 1.44 में टी हाफ का गुणा कर देंगे तब टी का मान पूरा होगा, जबकि न टी कंप्लीट होता है न टी हाफ कंप्लीट होता है। जैसे किसी पदार्थ को हम बार बार आधा करें तो पदार्थ कभी समाप्त होगा, आधा हो रहा है, एक ऐसा समय आएगा तो नगण्य मान हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट वह कहे कि समाप्त मान लिया जाए नहीं हो सकता। इसीलिए इसको औसत कहा जा रहा है। समय जो हम कह रहे हैं वो समय औसत के रूप में होता है। औसत समय के साथ समाकलन के हिसाब से k का मान ज्ञात करते हैं तो k का मान 2.303 बटा t log a बटा a माइनस x के रूप में प्राप्त होता है। और जब इसको t हाफ से जोड़ते हैं अर्ध आयु से, यानी जितने समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया की आधी, यानी आधी रासायनिक अभिक्रिया जितनी समय में पूरी होती है उसे अर्ध आयु कहते हैं। आधी रासायनिक अभिक्रिया जितने समय में पूरी होती है उसे उसकी अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु का संबंध जब जोड़ते हैं तो जो हम लोग ए लेते हैं वो तो ए पूरा लेंगे, लेकिन जो a माइनस एक्स बचाएंगे वो 50% बचाएंगे। ध्यान समझो क्या कह रहे हैं, ए तो पूरा लिए 100%, हमको a माइनस एक्स शेष बचाना। आधे समय में आधा क्रिया पूरा हुआ है तो अब क्रिया पूरी आधी हुई है तो 50% पूरी हो गई। इसका मतलब a माइनस एक्स 50 तो बची हुई होगी ना, आधा बच गई। उसको या तो तुम 100% और 50% के हिसाब से लगा लो, जैसे 100/50% को ऐसे लिख लो, तब भी तुमको log 2 मान प्राप्त होगा। जैसे हम एक दिन उस दिन कल समझाएंगे तो a/a/2 लिख दिए थे। छोड़ो इस चीज को, परसेंटेज में आओ। 100% हमने लिया, 50% हमने निगेटिव कर दिया, 50% बचा लिया, तो 100/50 कर देंगे, तब वो 100 को 50 से काटोगे तो log 2 आ जाएगा। और log 2 का मान 10.301 होता है, मैंने कल ही बता दिया था, याद रख लेना। 10.301 का गुणा जब 2.303 में करोगे ना टी हाफ के साथ तो 0.6932 बटा टी हाफ के का मान प्राप्त हो जाएगा। यार आयु के समय संबंध में उसको देखा जाता है कि वेग स्थिरांक का अर्ध आयु से क्या संबंध बनता है। और ये पूरी टॉपिक थी जितना मुझे बताना था। अब इसी को मैं ग्राफ वाइज लिख रहा हूं, थोड़ा सा इत्मीनान से देखना, बहुत ज्यादा तुम लोग परेशान नहीं होना है।
यहां हमने कहा रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, और रासायनिक बल गतिकी के लिए बताया था ना क्रिया के अध्ययन होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के दर एवं प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। दूसरा हो गया इसमें अभिक्रिया की दर, बात नहीं, अभिक्रिया की दर अर्थात समय के साथ एकांक लगा रहा हूं, एकांक समय में सांद्रता परिवर्तन अर्थात इसको सूत्र में ले आना तो R बराबर कंसंट्रेशन, इसको हम किस क्रिया से जोड़ के देखें, ए से उत्पाद बन रहा है, ए से उत्पाद बने तो इसके लिए R बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ए, इसको माइनस लगाया जाता है क्योंकि यहां से इधर जा रहा है, घट रहा है। इसको अगर हम T लिखते तो प्लस लगा देते क्योंकि इसकी सांद्रता बढ़ती है, इसकी सांद्रता घटती है। जब इसके कम मात्रा में आते हैं तो हो जाता है dx, इसकी मात्रा को x यदि मान लेते हैं तब होता है इसको dt कहते हैं, dx बराबर dt। उसके बाद आती है बात सक्रिय द्रव्यमान की। सक्रिय द्रव्यमान में कुछ नहीं है, यहाँ तनु विलयन एवं गैस के लिए मोलर सांद्रता होता है, मोलर सांद्रता हो गया। और इसका सूत्र यदि कहें तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर याद करिए मोल बटे आयतन, इसमें लीटर में एक, तो मोल को तुम W बटे M इंटू V लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 1000, ये सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र। लेकिन तन विलयन के लिए सक्रिय द्रव्यमान के बाद होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्यों लगाते हैं ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है लेकिन हमें वेग स्थिरांक प्राप्त करना है तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान के, डायरेक्ट बोल रहे हैं, एक ही उत्पाद लिया है ना, एक ही कार्य पदार्थ लिया ना, दो लिए होते तभी हम उसको बोल देंगे, लेकिन एक ही लिए, हम एक पर बात कर रहे हैं कि दर अभिकारक की मोलर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों कह सकते हो, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ऐसा होता है तो इसका फार्मूला क्या मांग करेगा, फार्मूला हो जाएगा dx अपॉन dt पे आवे, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन A, क्लियर। और इसको जब हटाएंगे तब कोई मान प्राप्त होगा, कोई स्थिरांक प्राप्त होगा, हो जाएगा dx बटे dt बराबर के कंसंट्रेशन A, अर्थात जब इसका समाकलन के उपरांत समाकलन से प्राप्त मान हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे t log a अपान a माइनस x, जहां k वेग स्थिरांक है, a प्रारंभिक मात्रा है, a माइनस x शेष मात्रा और समय t समय है। क्लियर हो गया? इसमें कुछ तो और लग नहीं रहा। लॉगरिथम तो एक कैलकुलेटिव मान होता है, कंप्यूटिंग मान होता है, जिसके आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। यही इसी सूत्र पर सवाल है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की 50% मात्रा 60 सेकंड में पूरी होती है, सेकंड में पूर्ण होती है
होती है तो इसकी 80% मात्रा पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अब इसी को हल करते रहे यहीं पे, क्योंकि इसलिए हम यहाँ ला दिए हैं कि साथ साथ वो सूत्र तुम्हारे पास आ ही गया है, इससे हल करेंगे। अब ध्यान देना है, बहुत मार्मिक चीज है। यहाँ का है 50%, मतलब आधी अभिक्रिया। 50% का मतलब हो गया तो उसकी आधी अभिक्रिया, यानी वो अर्धयायुग से उसका हम के निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, याद है ना के के लिए सूत्र बताए थे, के बराबर होता है 0.6932/t हाफ। कैसे लाए थे वो बात की बात है, लेकिन हम इसको यहाँ पर अगर ला के रखें तो यह हो जाएगा के बराबर की हाफ के लिए यह लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 0.6932/60। तो के का मान अगर हल करेंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, हमको लग रहा है 60 है, 0 आएगा, तब 1 आएगा, क्योंकि 6932 60 से काटेंगे तो यहाँ दशमलव पहले यहाँ आएगा, अरे यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगा, अब ये 0 बढ़ाएंगे तब यहाँ आएगा, अब 1 आएगा। तो 6 फिर 9 फिर 1 फिर जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 और 5, हमको लग रहा है, उम्मीद है कि होना चाहिए। फिर एक बार और 5 आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ 155 प्रति सेकेंड। इसका मात्रा क्या याद करिएगा, प्रति सेकेंड होता है। क्यों मात्रा क्यों कहिए, सेकेंड है तो प्रति सेकेंड ही हो गया। अब आपको कह रहा है कि 80% अभिक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखना, तो के का मान हमको मिल गया, तो हमको समय अगर चाहें तो समय को यहाँ लिख के इसको यहाँ नहीं लिख सकते हैं, और शांतपूर्वक नहीं कर सकते हैं। के को हम यहाँ कर देते हैं, टी को यहाँ कर देते हैं, तो इस बार सूत्र में आ जाएगा टी बराबर 2.303 के log a/a - x। तो टी का मान निकालना है 2.303 के का मान मिल गया 0.01155 log ये को हम कर रहे हैं प्रारंभिक मात्रा ए ही मान ले रहे हैं। a - x का शेष बची मात्रा कितना होगा, 20% ना, तो 20 से नहीं क्लियर हुआ। फिर देखो क्या कहना चाह रहा है, 80% तो पूरा हो चुका है, लिखे हो 80% मात्रा पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो शेष बची मात्रा हमारी कितनी होगी, 20%। तो अगर हम इसको 100 ये मान लें और इसको 20 ये मान लें, अब कुछ डाउट हो तो बता रहा, 100 मतलब 100% था पूरा, उसमें 80% पूरी हो गई। तो अब इसको हम हल करेंगे ना, तो 2.303/0.01155 लाग में ए से ए कट गया, जिससे यह कट गया। अगर हम 10/2 रहने देंगे, क्योंकि अगर लाग 5 कर देंगे तो लाग 5 का हमको मान मालूम नहीं होगा, और लाग 10 लग 2 का मान हमको याद है, ये लाग 2 का मान बोले हैं कि अमूमन तुम्हें याद रखना चाहिए। तो सूत्र क्या बनेगा वो देखो, 10/2 फिर बदल जाएगा कैसे, 2.303/0.01155, इसका सूत्र होता है log 10 ऋण log 2। क्लियर हुआ, log 10 का मान 1 होता है, हो गया कि नहीं करना, 2.303/0.01155 और log 10 यानी 1 माइनस 0.3010, कहीं किनारे घटा लेते हैं, 3010 हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, एक बार और 9 हो जाएगा, और चूंकि 6 है तो यहाँ अरे 9 है ना, तो 9 में से 3 घट गया 6, इसका मान हमको मिल गया 2.303/0.01155 मल्टीप्लाई 0.6990। ठीक, अब यहाँ t का मान इसे कैलकुलेट करना, तो अब तुमको आना चाहिए, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो दशमलव देखो हटाने के लिए है, तुम कम से कम इस 4 को इस 4 के साथ हटा सकते हो। अगर हम 6 से लेके चलें
तो 11 6, इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कितना मान है यहाँ, एक जीरो और लगा दे तो हमने 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 भी हो गया, 5 भी हो गया, 11 6 66 होगा, 3 11 3, हमको लग रहा है ये 63 आ जाएगा। एक एग्रीगेट मान मैं देख रहा हूं, तुम कैलकुलेट करना, भाग देना कैसे कर रहे हैं। तो मान लो 11 हम ले रहे हैं, 69 है, तो 11 से 66 हो जाएगा, 6 बार में कटेगा, और लगभग वो 2 7 कुछ और आएगा, हमने स्थानीय मान ले लिया। 63 को अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लो कितना मान आएगा, टी का मान उतना सेकेंड आंसर हो जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन है। कुछ हाई दिमाग में आया नहीं कैसे क्या करना है। अगर ये 50% नहीं होता तो ये सूत्र बदल जाता, तब दोनों तुम सवाल इसी सूत्र पर लगाते। जैसे मान लो 50% नहीं होता तो 40% पूरा होता, 40% पूरा होने के लिए तुमको समय जो देना पड़ता वहां समय के साथ लिखते, और यहाँ मात्रा उसी हिसाब से लेकर चलता, तब सवाल बड़ा हो जाता। 50% कर दिया, सवाल छोटा हो गया। कैसे, वो अर्धाई पे चला गया है, अर्धाई पे आने के नाते वो सवाल आधा आधा बट गया, एगो अर्धाई पे लग गया, एगो पूरे सूत्र पर लग गया। इस तरीके से यह सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक बार तुम लोग अच्छा से देखना जरूर, ठीक है। अब इसमें अर्धाई की परिभाषा हमको लग रहा है कंफर्म हो गई होगी, कि कुछ छूटा है उसमें, नहीं छूटा है। आणुक अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया की कोटि, थोड़ी सी अभी बात यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि वही बीच में हम अलग दिए थे तो इसलिए कुछ कहे नहीं। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया कोटि लिखा जाता है तो क्या बोले थे, सांद्रता घातों का योग, अच्छा है, सांद्रता घात को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोई जरूरी तो है नहीं कि योग करें, मान लो के घात कहां से योग करेंगे, अभिकारी पदार्थ जैसे यह एक है ना योग, इसमें क्या घात होगा, इसमें तो वही रहेगा ना जो उसके ऊपर घात रहेगा। तो यानी अभिक्रिया की कोटि होती है कि किसी अभिकारक के सांद्रता घात को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी यहां सीधे सीधे सांद्रता घात को अभिक्रिया कोटि कहते हैं, अभिक्रिया कोटि। अब इसमें अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से कई अभिक्रिया होंगी, 4 होंगी। शून्य कोटि, हाँ शून्य कोटि हो गई, जिसमें अभी नाम आ रहा था N2O को अगर N2 और O2 में तोड़ देंगे तो 2 बनाओ, देखो संतुलित हो जाएगा यार। अब चाहे 2 बनाओ, चाहे 5 बनाओ, 10 बनाओ, जब उसको गिनना ही नहीं है, देखने में तो लग रहा है कि द्वितीय कोटि की क्रिया है। देखने में तो 2 देखने से ही लग रहा है कि 2 अणुक है और द्वितीय कोटि की है, लेकिन उसका कोई सांद्रता ही नहीं होता, इसलिए उसको शून्य कोटि में रखा जाता है। सांद्रता निर्धारित किया गया होगा ना प्रयोगशाला में, नहीं रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी गैस है, वो भी उदासीन गैस है, तो इसकी कोई सांद्रता नहीं रही। उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सब प्रथम कोटि ऐसे लिखने दो। प्रथम कोटि में क्या देखेंगे, KCl नहीं, PCl5 ले लेते हैं, PCl5 इसको तोड़ देते हैं PCl3 में और Cl2, इसमें कब अभिकारी भाग दे रहा है, 8 है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया लेते हैं, द्वितीय कोटि में KCl5 ले लेते हैं, KClO3 लेते हैं और इनको KCl और O2 में तोड़ देते हैं, तो इसे ट्वाइस लगाएंगे, इसे थ्राइस लगाएंगे, ट्वाइस लगाएंगे, 2 अभिकारी पदार्थ हो गया ना इससे। ऐसे ही चौथा जो है वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि। तो अभिक्रियाओं का प्रकार कोटि पर भी डिवाइड करते हैं। क्लियर हो रहा है कुछ, जितना अभिकारी पदार्थ उसमें भाग लेगा, सक्रिय भाग लेगा, नहीं कि कौन आ गया वहीं भाग ले लिया। एक होता है आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या आभासी अणुक अभिक्रिया, तो उसको अणु के आधार पर बांटते हैं, अणुक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। इसमें भी वही है, एक आणुक अभिक्रिया, दूसरा होगा द्विअणुक अभिक्रिया, 3 हो जाएंगे, त्रिअणुक हो जाएगा ना, त्रिअणुक अभिक्रिया। अब ये कैसे बटेगा, एक अणुक में एक ही अभिकारी पदार्थ होना चाहिए या सक्रिय अभिकारी पदार्थ एक होना चाहिए, 2 अणुक में 2 सक्रिय अभिकारक होना चाहिए, त्रिअणुक में 3 सक्रिय अभिकारक होना चाहिए। कहेंगे एक और नव शब्द आता है, आभासी एक अणुक अभिक्रिया, जो अभी मैं नाम उदाहरण दे रहा था ना। आभासी मतलब
देखने में दो अणु अभिक्रिया दिखे, लेकिन वास्तव में एक अणु अभिक्रिया हो, तो ऐसी अभिक्रिया को आभासी एक अणु अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें कल मैं चीनी का नाम लिया था, याद करो, C12H22O11 में पानी डाल देते हैं तो 2 बार C6H12O6 बनता है। एक फ्रक्टोज बनता है, वो ग्लूकोज बनता है, जिसको तुम इनवर्ट शर्करा बोले थे। तो इनवर्ट शर्करा जो है वो तो उत्पाद में चला गया, अभिकारक में तो सिर्फ चीनी शर्करा ही रही, और उस शर्करा में पानी डाले हैं, पानी का कोई सक्रिय घातांक होता नहीं है, सक्रिय सांद्रता होती नहीं है, तो एक ही पदार्थ रहा ना, इसलिए उसको आभासी एक अणु अभिक्रिया कहते हैं। एक और अभी बोले थे अभी जस्ट, CH3COO2H5 एथिल एसीटेट, CH3COO2H5 एथिल एसीटेट, इसमें पानी डालेंगे तो एसिटिक अम्ल अल्कोहल बनेगा। ये भी आभासी एक अणु अभिक्रिया का उदाहरण है। ये था पूरा एक आउटलाइन इस चैप्टर का एट अ ग्लांस में, यानी समरी हो गई एक तरह से। अगर इतना तैयार हो रहा है तो आई थिंक इस चैप्टर में कोई अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो उतार सके तो उतार ले, कुछ उतारने की